स्टूडेंट्स, आज हम निश्चित समाकल के भाग 7 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने इसके 6 भागों को पढ़ लिया था और हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम निश्चित समाकल के सामान्य गुणों पर चर्चा करेंगे और फिर इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम इन प्रॉब्लम्स का प्रूफ नहीं देखेंगे, केवल हम उसका स्टेटमेंट लिखेंगे और उसे समझेंगे कैसे वर्क करता है ये रूल। ठीक है, तो हम बात करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, निश्चित समाकल के सामान्य गुण। और ये कौन कौन से गुण होते हैं? ठीक है, इसको बोलते हैं प्रगुण या प्रॉपर्टी 1। ठीक है, प्रॉपर्टी 1, इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम लोग। कह रहे हैं कोई फंक्शन है एफ एक्स, क्लियर, उसको इंटीग्रेट करना है हमको और लिमिट है a टू b। ठीक है, लिमिट हमारा कितना है? a से लेकर b तक। तो अगर हम इन लिमिट के स्थान को बदलना चाहें, यानी अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दें और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दें, तो ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन कब? बाहर इस एक साइन इसका माइनस का आ जाएगा इसके बाहर। ठीक है, यानी इस जो इंटीग्रल होगा इसके मान में एक माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा और लिमिट हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा पहला प्रॉपर्टी है। ठीक है, सेकंड देखते हैं हम। प्रॉपर्टी 2 क्या है? प्रॉपर्टी 2 है ए से बी लिमिट है और फंक्शन है एफ एक्स। ठीक है, ए से बी लिमिट लगाएंगे और इस वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं। हम किसी भी वेरिएबल को इसके स्थान पर लिख सकते हैं, क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम चाहे एक्स ले लें, चाहे टी ले लें, चाहे थीटा ले लें, कुछ भी ले लें, लिमिट हमारी अगर सेम है तो इसके मान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम ये वेरिएबल्स को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी की। तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। बोल रहा है कि इंटीग्रेशन है ए से बी, लिमिट हमारा ए से बी पर है। तो इस इंटीग्रल को हम किस तरह से लिख सकते हैं? है ना, इस इंटीग्रल को हम ऐसे लिख सकते हैं। हमें कहाँ जाना है? ए से बी पर जाना है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए से, हमने एक नया वैल्यू ले लिया सी। ठीक है, ए और बी के बीच में, तो हमने लिख दिया कि हमें जाना है ए से सी पर। तो हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस, उसके बाद हम लिखेंगे सी से बी पर। ऐसा क्यों लिखा हमने? हमें जाना था ए से बी पर। ठीक है, तो हमने ए से सी पर पहुंच गए पहले, हम फिर सी से बी पर पहुंच गए, जहां जो सी है उसका वैल्यू किसके बीच में है? ए के और बी के बीच में। ठीक है, ठीक, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए हमें 1 से 5 पर जाना है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमें 1 से 5 पर जाना है, लिमिट है हमारा 1 से 5, फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? हम मान लीजिए 1 से 3 पर पहुंच जाएं और लिखते हैं इसको एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स का मतलब यही एक्स स्क्वायर, और दूसरा लिख लें हम यहाँ पे 3 से 5, यहाँ भी एफ एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, दोनों जगह। ठीक है, तो इस इंटीग्रल के मान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बात आ गई समझ में?
ठीक है। तो यही वो कह रहे हैं कि कोई भी इंटीग्रल है तो उसकी लिमिट को हम ऐसे दो हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी 4 देखते हैं। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। कह रहे हैं कोई फंक्शन है एफ एक्स और लिमिट दिया हुआ है 0 टू ए, लिमिट है 0 टू ए। तो ऐसे इंटीग्रल को हम लिख सकते हैं, लिमिट वही रहेगी हमारी, इसको लिख सकते हैं एफ एक्स को एफ, और इस अपर लिमिट में से हम इस वेरिएबल को घटा देंगे, अपर लिमिट में इस वेरिएबल को घटा देंगे, क्या हो जाएगा एफ ए माइनस एक्स हो जाएगा। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी हमारी यही है, ठीक है। बात आगे समझ में। ठीक है, अब चलते हैं 5वीं प्रॉपर्टी पर। ठीक है, तो प्रॉपर्टी 5 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स और उसको इंटीग्रेट करना है माइनस ए टू प्लस ए, ठीक है। ये ए का मतलब है कुछ भी हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई डिजिट भी हो सकता है, या मान लीजिए माइनस पाई टू पाई हो सकता है, माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू हो सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं ज़ीरो के बराबर, ज़ीरो के बराबर, यानी इस पूरे इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी, इस टाइप का कोई भी इंटीग्रल दिया हुआ है माइनस ए टू ए और एफ एक्स के लिए कोई भी फंक्शन है, तो इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू होगी ज़ीरो के बराबर। और वो ज़ीरो के बराबर कब होगी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कब होगी, लिखेंगे यदि एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, इसका मतलब ये है माइनस एफ एक्स, इसका मतलब ये है कि इस x की जगह पे हम माइनस एक्स रखेंगे तो वो हमको वैल्यू माइनस में ही प्राप्त होगी, ठीक है। और इसको हम बोलते क्या हैं, दैट इज़, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि यदि एफ एक्स कैसा फलन है, विषम फलन है। विषम फलन का मतलब होता है ऑड फंक्शन। बात समझ आ गई। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इस टाइप का इंटीग्रल हमें दिया हुआ है और उसमें ये वाला जो फंक्शन है एफ एक्स, ये फंक्शन ऑड फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। और ऑड फंक्शन कब होता है, जब ये वाली कंडीशन वो फॉलो करे कि उसमें माइनस रखने पर माइनस में ही वैल्यू आए। अगर ये ऑड फंक्शन है तो उस इंटीग्रल को हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो डायरेक्टली हम उसको लगा सकते हैं ज़ीरो के बराबर। क्लियर हो गई बात। इसी में एक पार्ट और है इसी का, सेकंड वाला, कि सेम यही इंटीग्रल है, लिमिट हमारा सेम है, और एफ एक्स डी एक्स, और इस इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी वो होगी एफ एक्स डी एक्स के बराबर, ठीक है। यानी ये सेम वैल्यू आ जाएगी और बाहर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे लोअर लिमिट हमारी ख़त्म हो जाएगी, क्या बन जाएगा ज़ीरो। यानी इसी इंटीग्रल का, यही इंटीग्रल का जो वैल्यू है वो हो जाएगा इसके बराबर। और कब होगा इसके बराबर, हम लिखेंगे यदि एफ माइनस एक्स बराबर प्लस का एफ एक्स, दैट इज़, यानी हम इसमें फिर से माइनस एक्स रख के देखें तो प्लस में आए, प्लस में आए तब क्या होता है, तब होता है एफ एक्स सम फलन है, ठीक है। सम फलन का मतलब है इवन फंक्शन है। बात आ गई समझ में। तो सेम यही इंटीग्रल का वैल्यू ज़ीरो होगा अगर एफ एक्स हमारा ऑड फंक्शन है, और सेम यही इंटीग्रल का वैल्यू इसके बराबर होगा यदि हमारा एफ एक्स इवन फंक्शन है, यानी सम फलन है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि ये सम और विषम फलन क्या होते हैं, ठीक है। थोड़ा बता देते हैं यहाँ पे।
ऑड फंक्शन क्या होते हैं? ऑड फंक्शन का मतलब होता है कि उसमें f(x) में अगर हम f(x) हमारा कोई फंक्शन है और हमने उसमें रखा -x, तो वो हमको प्लस में ही माइनस में ही वैल्यू देगा, ठीक है। ये होता है ऑड फंक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल में हम ले लें, x हो गया, x³ हो गया, x⁵ हो गया, ठीक है, यह हमारा sin x हो गया। ये सब कैसे हैं? ऑड फंक्शन है। कैसे? हम यहाँ लगा के देखते हैं। अगर f(x) को हम x के बराबर लें, ठीक है, x के बराबर, यानी इसमें हम -x रखें, ऐसे करके x की जगह पे -x रख देंगे तो हमको ये वैल्यू मिलेगी। इस फंक्शन के आगे माइनस आ गया, ठीक है। ऐसे ही सेम हम क्या करें, x³ को ले लें, f(x) के बराबर ले लें x³ को, और इसमें -x रखेंगे तो -x का जब क्यूब होगा तो क्या मिलेगा हमको? -x का क्यूब। तो ये भी हमारा माइनस में आ रहा है, तो ये भी विषम फलन है, ये भी विषम फलन है। ऐसे ही अगर हम sin x को ले लें और यहाँ पे एक माइनस रखें तो यहाँ हमको क्या मिलेगा? sin -x माइनस sin x, ठीक है। तो ये भी हमारा कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। बात समझ आ गई? तो ये हमारे ऑड फंक्शन होते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारे सम फलन कौन से होते हैं। सम फलन यानी कि इवन फंक्शन, ठीक है। इवन फंक्शन की चर्चा कर लेते हैं कि इवन फंक्शन कौन से होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर f(x) है और उसमें हम माइनस लगाएं तो यहाँ हमको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलती है। यहाँ हमको पॉजिटिव वैल्यू ही प्राप्त होती है। और एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो यहीं पे जैसे x² हो गया हमारा, x⁴ हो गया, ये cos x हो गया, है ना। तो इस टाइप के जो फंक्शंस होंगे वो कैसे होते हैं? सम फलन होते हैं। कैसे होते हैं हम लगा के देख लेते हैं। इसमें अगर हम f(x) को x² के बराबर ले लें और यहाँ पे रखें माइनस का x, तो -x का स्क्वायर क्या मिलेगा हमको? प्लस का मिलेगा, ठीक है, प्लस का वैल्यू आया। ऐसे ही हम यहाँ पे ले लें f(x) को cos x के बराबर और इस x की जगह हम माइनस का x लगाएंगे तो ये हो जाएगा cos -x। और हम सभी जानते हैं cos में क्या होता है? माइनस, एलिमिनेट हो जाता है, पॉजिटिव आ गया। तो ये भी हमारा कैसा फंक्शन है? सम फलन है, ठीक है। तो आई होप अब समझ में आ गया होगा समफलन और विषमफलन किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसी की मदद से हम यहाँ पर बात को समझेंगे कि अगर कोई इंटीग्रल इस टाइप से दिया हुआ है, इस फॉर्म में -a to a, और अगर वो फंक्शन कैसा है? विषम फलन है, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू 0। और सेम यही इंटीग्रल दिया हुआ है ऐसा ही, और अगर वो फंक्शन हमारा कैसा है? इवन फंक्शन है, सम फलन है, तो उसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। बात समझ आ गई? यानी कि यहाँ पे अगर हम x लिखते हैं, x³ लिखते हैं तो उनकी वैल्यू 0, x² लिखते हैं तो उसकी वैल्यू इसके बराबर। क्लियर? अगली प्रॉपर्टी देखते हैं अब। वैसे तो इतनी ही प्रॉपर्टी हैं जो मेन है, एक और देख लेते हैं इसके बाद। प्रॉपर्टी 5, ठीक है। प्रॉपर्टी 5 में क्या कह रहा है कि अगर लिमिट हमको दी हुई है 0 से 2a, कितनी? 0 से 2a दी हुई है, तो इस इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी वो होगी 2 0 से a और f(x) dx, ठीक है। यानी क्या होगा कि 0 से 2a है तो यहाँ पर क्या होगा? 2 बाहर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 बाहर हो जाएगा। 2 बाहर का मतलब क्या है कि जो अपर लिमिट होती है ये वाली, ये 2 से डिवाइड हो जाती है, ठीक है। जो भी वैल्यू होती है 2 से डिवाइड हो जाती है,
और 2 बाहर आ जाता है। फिर क्या होता है, यहाँ लिखेंगे हम यदि f2a माइनस एक्स बराबर है f(x) के, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉलो करती है कि 2a माइनस एक्स बराबर है f(x) के, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। बात क्लियर हो गई, ठीक है। ये हमें याद नहीं रखना, हमें बस ये याद रखना है कि 2 बाहर आ जाएगा और लिमिट 0 से a हो जाएगी, ठीक है। यानी इसका हाफ हो जाएगा, आधा। एक और है इसी में, यही इंटीग्रल है, अगर 0 से 2a और f(x) dx के बराबर है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर, ठीक है। किसके बराबर, 0 के। लेकिन कब होगी, यदि f2a माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस f(x) के बराबर हो। बात समझ आ गई। यानी इस इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी वो होगी इस इंटीग्रल के बराबर। कब होगी, जब ये वैल्यू इसके बराबर हो। और इसी इंटीग्रल की वैल्यू 0 के बराबर होगी जब इसकी वैल्यू जो है माइनस f(x) के बराबर हो। क्लियर बात, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी देखते हैं इसके बाद, वैसे तो समाप्त हो गई प्रॉपर्टी ये। एक और देख लेते हैं छोटा सा, प्रॉपर्टी 6 है। अगर कोई फंक्शन हमें दे दे, ठीक है, और उसका लिमिट कर दे वो सेम a टू a, यानी दे दे पाई टू पाई, पाई/2 से पाई/2 तक, या दे दे 2 से 2 तक, कुछ भी दे दे, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हो जाती है 0, ठीक है। तो कुल मिला के ये हमारी इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब सवालों को सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम्स को, और उसमें इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, लिमिट दी हुई है 0 टू पाई/2 और साइन एक्स अपॉन ठीक है। तो ये जो हमारा पहला सवाल है, या जिस टाइप के हम जिस पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम करने जा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पैटर्न है और इसी पर हम बहुत सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं इसी से सॉल्व होंगे, ठीक है। और बड़े बड़े जो सवाल होंगे उसमें भी इसका यूज़ होता रहेगा, ठीक है। तो बात को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इस इंटीग्रल को हम लिख लेते हैं आई के बराबर। माना आई बराबर, यही इंटीग्रल लिख लेंगे 0 टू पाई/2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, dx। और इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। यह हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, अब हम इसमें यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी 4, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी करेंगे, प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 हमारी क्या है, लिख लेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी। हम बार बार नाम से नहीं लिख सकते, तो हम उसको शॉर्ट में यूज़ कर लेते हैं प्रॉपर्टी 4। बट एग्ज़ाम में हम लोग क्या करेंगे, एग्ज़ाम में हमें पूरा प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी हमारा क्या था, 0 टू a f(x) dx इक्वल 0 टू a f(a माइनस एक्स) dx, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी 4 था, है ना। तो हम ये ना लिख करके पूरा ये लिखा करेंगे इस प्रॉपर्टी से, ठीक है। एग्ज़ाम में हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। अभी हम लोग सवालों को, बहुत सारे सवालों को करेंगे तो बार बार हमें इतना ना लिखना पड़े, तो उसके लिए हम सिंपल ऐसा यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि अगर लिमिट 0 से a की फॉर्म में है तो अपर लिमिट में से हम इस वेरिएबल को घटा सकते हैं, है ना। तो हमारा 0 से a की फॉर्म में ही है, 0 से पाई/2 की फॉर्म में है, हम इसमें से इसे घटा सकते हैं, ठीक है।
तो हम घटा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर 0 से π/2 एफ एक्स का मतलब है यहाँ पे साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 से π/2 साइन, इस x में से हम क्या करेंगे, अपर लिमिट में से इसको घटा देंगे, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स, और ये साथ में dx। बात आ गई समझ में? तो ये हो जाएगा, हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के, चेंज हो जाता है, तो ये बदल के हो जाएगा कॉस एक्स, और यहाँ पर भी हो जाएगा कॉस एक्स। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन एक्स। तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर या एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो पहली इक्वेशन में हमारा LHS को जोड़ लेंगे, आई में आई को जोड़ लेंगे, और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 से π/2, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। आई और आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, जो हमारा ये इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल को हम बाहर लिख सकते हैं ऐसे करके, 0 से π/2 लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस दूसरा इंटीग्रल का जो फंक्शन है उसे लिख लेंगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, बाहर हो जाएगा dx, ठीक है। ये साइन कॉमन आ रहा था और dx कॉमन आ रहा था, तो हमने बाहर कर लिया इसको। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा एलसीएम सेम आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ऊपर भी साइन एक्स, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कॉस एक्स, ठीक है। तो ऊपर भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, नीचे भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो कितना बचा यहाँ पे, केवल 1 बचा। और 1 का इंटीग्रेशन हम जानते हैं x होता है, क्लियर। तो यहाँ लगा देंगे हम, पहले लगाएंगे अपर लिमिट π/2, फिर लगाएंगे लोअर लिमिट यानी 0, ठीक है। तो 2 बटे में आ जाएगा इसके, तो i की जो वैल्यू होगी वो हमें मिल जाएगी π/4। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ गई। एक सवाल ऐसे और देखते हैं सेम। ठीक है, हाँ देखते हैं 0 to π/2 1 अपॉन 1 + tan x, ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक, तो अभी यहाँ पे हम प्रॉपर्टी 4 का यूज़ नहीं करेंगे, हम पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, 0 से π/2 1 अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं tan x को sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं। फिर इसका हम एलसीएम ले लेंगे बट्टे में, एलसीएम आ जाएगा cos x,
तो यहाँ पर हो जाएगा cos x प्लस sin x, और ये cos x पहुँच जाएगा ऊपर। तो कुल मिला के हमें जो मिलेगा इंटीग्रल वो होगा 0 to π/2 cos x अपॉन cos x प्लस sin x। ठीक है, तो अभी हमने जो किया था उसी की तरह मिल गया, और इसको i के बराबर ले लेते हैं। ठीक है, जो हमारा सवाल था उसी की जैसा बन गई है, और इससे हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम इसमें करेंगे प्रॉपर्टी 4 का यूज़। ठीक है, अब प्रॉपर्टी 4 जो हमारी थी वो क्या थी, लिख लेते हैं एक बार इसको। लिखेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी 0 to a f(x) dx इक्वल 0 to a, अपर लिमिट में से इसको वेरिएबल को हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी 4। लगा देंगे यहाँ पे 0 से π/2, लेकिन कब लगेगी प्रॉपर्टी ये, जब हमारा लिमिट 0 से a की फॉर्म में ही हो। ठीक है, तो cos अपर लिमिट π/2 है, इसमें से x को हटा देंगे, अपर लिमिट में से इसको हटा देंगे, प्लस ठीक है π/2 माइनस एक्स, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, यानी ये हो जाएगा sin x, यहाँ भी sin x, और sin 90 माइनस थीटा होता है cos x। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। तो इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा i प्लस i 2i हो जाएगा, और इक्वेशन 1 है हमारा, RHS भी जोड़ देंगे दोनों का, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस इंटीग्रल के साइन को कॉमन ले लेना है, 0 to π/2 cos x अपॉन cos x प्लस sin x, ये दूसरा वाला इंटीग्रल लिख लेंगे, बाहर हो जाएगा dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 to π/2, एलसीएम आ जाएगा sin x प्लस cos x, सेम है, तो ये वैल्यू कैंसिल होगी, ऊपर आएगा cos x, ये आएगा sin x, और ऊपर नीचे वैल्यू दोनों जगह सेम है। ठीक है, तो कट जाएगी, यहाँ पे आएगा 0 to π/2, यहाँ बचेगा dx। ठीक है, और ये साथ में हमारा चल रहा है 2i। क्लियर, हम जानते हैं 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 का इंटीग्रेशन x और लिमिट 0 to π/2। क्लियर, x की जगह पे हम पहले अपर लिमिट लगाएंगे माइनस लोअर लिमिट π/2, यहाँ से 2 इसके बटे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा π/4। ठीक है, जो कि इसका इंटीग्रल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो कितनी है, π/4। अगर हम इस इंटीग्रल को अलग तरीके से सॉल्व करते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको सॉल्व किया तो कितनी आसानी से हो गया है ना। अगर हम इसको, जो अपना पुराना वाला मेथड है जो हमने पढ़ा था कुछ विशिष्ट समाकलनों में, अगर हम वहाँ पर इसको सॉल्व करते, tan x को साइन में चेंज करते या कुछ भी हम करते, कोई भी प्रॉपर्टी को यूज़ करते, तो वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना। तो इससे हमारा सवाल कितनी आसानी से हो गया। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी इससे आगे के क्वेश्चंस को हम अगली क्लास में देखेंगे।